राहुल गांधी का ट्वीट आपने भी पढ़ा होगा, एक्स पर पोस्ट आपने भी देखा होगा। वो ये कह रहे हैं रुपया गिर रहा है। ये तो गलत नहीं है, ये बात तो सच है ही डॉलर के मुकाबले। रूबिका जी देखिए, 28 मार्च को ये युद्ध 28 फरवरी को ये युद्ध शुरू हुआ और उसके बाद से लगातार सिर्फ रुपया नहीं, पूरे वैश्विक बाजार में गिरावट ही गिरावट देखी जा रही है। उस वैश्विक परिस्थिति में भी ओवरऑल भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूती के साथ खड़ी है और विश्व के इकलौते देश हम हैं जिसने 1 रुपया भी अपने तेल पे नहीं बढ़ाया। देश एब्जॉर्ब कर रहा है ताकि आम आदमी को दिक्कत नहीं हो और इस देश में घबराहट नहीं होती है। ये भूल जाते हैं राहुल गांधी जी, क्योंकि देश के इतिहास से परिचित नहीं है ना। ये देश जब चीन से युद्ध हार गया था और इस देश का प्रधानमंत्री रोते हुए कह रहा था कि मुझे असम के लोगों के लिए आंसू निकल रहे हैं कि उनका क्या होगा, क्योंकि भारतीय सेना को हुक्म दे दिया गया था कि असम को छोड़ के वापस आ जाओ। ऐसे थे हमारे देश के प्रधानमंत्री। उस वक्त भी हमारा देश घबराया नहीं था और असम के बॉर्डर पर उस समय भी जितने भारतीय सैनिक थे वो अपनी ज़मीन की 1-1 इंच की लड़ाई लड़ रहे थे। प्रधानमंत्री रो रहा था। ये थी 60 की हकीकत। कोरोना के समय में पूरा देश नहीं घबराया था। प्रधानमंत्री के साथ एक साथ खड़े होकर पूरे देश ने इस संकट का सामना किया। हम लोग मजबूती से बाहर निकले। हमारी अर्थव्यवस्था भी डामाडोल नहीं हुई। कैश हमने नहीं बांटा, हमने अर्थव्यवस्था सुदृढ़ की। नतीजा आज दिख रहा है कि हम चौथी लार्जेस्ट इकोनॉमी में हैं। लेकिन उस वक्त भी कोरोना के समय देश का एक मुख्यमंत्री था जो चिल्ला चिल्ला के अपनी जनता को कहता था, अब हमारे पास सिर्फ 3 घंटे का ऑक्सीजन बच गया है, अब हमारे पास सिर्फ 4 घंटे का ऑक्सीजन बच गया है। क्या जिम्मेदार जगह पर रहते हुए व्यक्तियों को देश को संबल देना चाहिए या देश में घबराहट देनी चाहिए? ये सारे देशवासी समझते हैं, गांव का बच्चा भी समझता है, गांव का आदमी भी समझता है, पढ़ा लिखा तो समझता ही है। लेकिन पढ़े लिखे अर्बन नक्सल जिनको प्रधानमंत्री को क्रिटिसिज्म करने के अलावा कुछ नहीं आता है, वो और क्या करेंगे? और दूसरी बात ये कि मूर्ख को ज्ञान नहीं देना चाहिए, अपना थकावट होता है। आपको 2015-16 की बात बताता हूँ। आपको याद होगा क्रूड ऑयल के प्राइसेस में बहुत गिरावट होने लगी और हमारी इकोनॉमी में बढ़ोतरी होने लगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये तो मेरी किस्मत है कि चलो मैं प्रधानमंत्री बना, क्रूड ऑयल में गिरावट हो रही है, देश को फायदा हो रहा है। उस पर भी प्रधानमंत्री की आलोचना शुरू कर दी। भाई क्रूड ऑयल में गिरावट शुरू हो गई, इतना का हो रहा है, आप ये फायदा क्यों नहीं दे रहे हैं जनता को, आप ये क्यों नहीं कर रहे हैं, आप वो क्यों नहीं। अरे घर उठा के ले जा रहे हैं मोदी जी अपने पैसा, जैसे बाकी लोग ले जाते थे। क्या घर उठाकर पैसा लेकर जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? जो हो रहा है वो देश की बेहतरी के लिए हो रहा है, सोच समझ के हो रहा है तहसील। लेकिन इस तरीके के जब पोस्ट किए जाते हैं एलओपी की तरफ से, देश में किस तरीके का माहौल फिर पैदा होता है? रूबिका जी, थैंक यू सो मच। आपके साथ शो में शिरकत करने का मौका मिला। सबसे पहले कर्नल दानवीर सिंह जी और कर्नल दिनेश जी को शुक्रिया फॉर द सर्विसेज टू द नेशन। थैंक यू सर फॉर योर सर्विस। 2 चीज मैं कहना चाहता हूँ। मैं मानता हूँ कि सच्चाई कहीं इन बिटवीन है। सबसे पहली बात, ईरान के युद्ध को लेकर कुछ परेशानी ग्लोबल हेडविंड्स है जिससे हमें परेशानी होती है। लेकिन रूबिका जी, जो मैं कह रहा हूँ उसकी जिम्मेदारी मेरी है। मैं ये चीज आज से नहीं कह रहा हूँ, ये हर पिछले 2 साल से कह रहा हूँ और इस चीज को मेरे ट्विटर लाइन पे आप देखिएगा। निर्मला सीतारमण जी एंड हर फाइनेंस मिनिस्ट्री दुनिया की सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग फाइनेंस मिनिस्ट्री है। ये फाइनेंस मिनिस्ट्री खास करके जो बाबूज, इनको इकोनॉमी की कोई समझ नहीं है। ये टैक्स टेररिज्म और जीएसटी एक्सटॉर्शन में इन्वॉल्व है और इस टैक्स टेररिज्म और जीएसटी एक्सटॉर्शन के कारण एचएनआईज हमारे देश को छोड़ते जाए। ये सारी बातें मैंने 1 साल पहले युद्ध के पहले किया। आंकड़े आपको दे दूं, पिछले साल 1.58 लाख करोड़ एफआईएस ने भारत से विड्रॉ किया अपना इन्वेस्टमेंट। इसका प्राइमरी कंसर्न कोई ईरान का युद्ध नहीं था। इसका प्राइमरी कंसर्न था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स जो बढ़ाया और डबल टैक्सेशन जो किए। और पिछले 3 महीनों में 1.27 लाख करोड़ हमारे एफआईएस ने भारत से पुल आउट किया, जिसके कारण स्टॉक मार्केट लगातार गिर रहा है। अगेन, इसका कारण केवल युद्ध एक कारण है, बट इट इज द टैक्स टेररिज्म। टैक्स टेररिज्म का और एक आंकड़ा करते हैं, मैं आपको दूसरी बात बता दूं। पिछले 10 सालों में मोदी जी के 20 लाख हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स, 20 लाख हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स ने अपनी सिटीजनशिप छोड़ी है और करीबन 40 लाख हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स दूसरे देश में बसे। दिस इज द वर्स्ट परफॉर्मिंग। तीसरी चीज से मैं अपनी बात खत्म करता हूं। पिछले 3 महीनों में भारत की करेंसी इन रुपी इज द वर्स्ट परफॉर्मिंग इन द रीजनल। 4.1% भारत की करेंसी गिरी है। फिर इसका कारण नॉट जस्ट वॉर है, इसका कारण निर्मला सीतारमण जी और आरबीआई की डिफेंसिव टैक्टिक्स है। आरबीआई ने आपका मेरा टैक्स पैसा
का पैसा वेस्ट किया करेंसी को स्ट्रेंथन करने के लिए, जो हो नहीं सकता इस सिचुएशन के अंदर, एंड ए कंप्लीटली मिसरेड सिचुएशन। इसके लिए आरबीआई हुए। मैं इसमें अब मैं आगे की बात सवाल है, एक सवाल एक जी अगर आप मुझे इजाजत है मैं दो चीज, मैं ये बात मानता हूं कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से बिकॉज ऑफ प्राइम मिनिस्टर हमारे ऑयल टैंकर्स और गैस टैंकर्स आते हैं, प्राइम मिनिस्टर को क्रेडिट जाता है, मैंने आपके शो पे कहा है। लेकिन इसमें एक डिस्टर्बिंग फैक्ट है कि जो हम पैसा भर रहे, हम उसको एईडी में भर रहे, तिरम के अंदर भर रहे, और वो एईडी कन्वर्ट हो रहा है चाइनीज युआन में। कल तक मैं भी विश्वास नहीं कर रहा था, लेकिन जब मैंने आरबीआई का डेटा आज सुबह ही पढ़ा, क्योंकि मुझे आपके शो में आना था, तब वो चाइनीज युआन में खरीदा जा रहा है, और चाइनीज युआन 3% अप्रिशिएट हुआ है। दिस इज नॉट गुड फॉर इंडिया। तहसीन, मैं जब डिबेट करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि एक आम आदमी बहुत आसानी से या तो मुश्किल है या मुश्किल का हल है समझ पाए। बहुत सिंपल सी चीज है ना। मुझे ये कोई रॉकेट साइंस मुझे नहीं बनाना है अपने डिबेट को, मैं इसको बहुत सरल और सिंपल रखना चाहती हूँ। और इसीलिए हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, मैं फिर कह रही हूँ, राहुल गांधी जी का ट्वीट 1 2 3 4 5 6 7 8 रूबिका जी मुझे रिस्पॉन्ड करने दीजिए 10 सेकंड। ओके आलोक जी प्लीज, ओनली 10 seconds and then I move ahead. ओनली आई जस्ट टेक ओनली 10 सेकंड। मैं आम दर्शक के हिसाब से बताऊंगा, मैं तहसीन जी की तरह टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। निर्मला सीतारमण वर्स्ट परफॉर्मिंग फाइनेंस मिनिस्टर, वर्स्ट परफॉर्मिंग, इसीलिए हमारा बैंकिंग नंबर 1, एनपीए ऑलमोस्ट नील। निर्मला सीतारमण वर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, इसलिए हमारे पास लार्जेस्ट स्टार्टअप इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट एफडीआई आज तक का इंडिया का, मैक्सिमम फॉरेन रिजर्व आज तक का इंडिया, लेकिन निर्मला सीतारमण वर्स्ट परफॉर्मिंग। पहली बार स्टॉक एक्सचेंज जो अभी आप बात कर रहे थे 80,000 के ऊपर गया निर्मला सीतारमण के टाइम में, वर्स्ट परफॉर्मिंग फाइनेंस मिनिस्टर। रोबस्ट ग्रोथ ऑफ कंट्री, वर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। मैक्सिमम गोल्ड रिकवरी बाय इंडिया डन इन द लास्ट 10 years इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, निर्मला सीतारमण वर्स्ट परफॉर्मिंग प्राइम मिनिस्टर। कृपया करके सब मत कीजिए। मैं उसका जवाब दे दूं, ठीक है ना? मैं उसका जवाब दे दूं। फर्स्ट टाइम प्रॉफिट में, फर्स्ट टाइम बैंकिंग सर्विसेज प्रॉफिट में आई है, एनपीए नील हुआ है। निर्मला सीतारमण वर्स्ट परफॉर्मिंग प्राइम मिनिस्टर। मेरी बातें आम आदमी को समझ में आएंगी, आपकी बातें नहीं समझ में आएंगी। रुकिए तहसीन, प्लीज डियर फ्रेंड, लेट मी जस्ट स्पीक। 4 लोगों से बात कर लूं, उसके बाद में आपके पास। कोई बात नहीं। ठीक है, ये जो राहुल गांधी लिख रहे हैं, मुझे यकीन है आपने एक्स पर वो पोस्ट सुनी होगा। रुपये 95 से 100 हुआ डॉलर के मुकाबले, अंडरस्टैंडेबल। स्टॉक्स क्रैशिंग, इकोनॉमी कोलैप्स्ड, जॉब्स गॉन, इनकम फॉलिंग, सेविंग्स वाइप्ड आउट, सिलेंडर्स अनअवेलेबल, व्हाई क्वेश्चन मार्क। आंसर उसका पीएम इज इक्वल टू कॉम्प्रोमाइज, क्योंकि वो डेस्परेट है अपने आप को बचाने के लिए और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को उनके बचाने के लिए, मतलब प्रधानमंत्री के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को बचाने के लिए। लेकिन 140 करोड़ हिंदुस्तानी जानते हैं पीएम मोदी है सरेंडर इंडियाज फ्यूचर। देखिए रूबिका जी, सबसे पहले तो ये कि विपक्ष के नेता के तौर पर सरकार पर हमला करना ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि इस पर हम लोग कहें कि विपक्ष को नहीं करना चाहिए, और वो करेंगे ही, क्योंकि यही करके सरकार पर हमला करके विपक्ष अपनी सत्ता की राह चुनता है। लेकिन राहुल गांधी के मामले में थोड़ा सा सीरियस मैटर है, और मुझे ऐसा लगता है कि राहुल जी लगातार जब विदेश जाते रहे, लौटकर जिस तरह की वो बात करते रहे, विदेश की धरती पर जो बात करते रहे, मुझको लगता है कि राहुल गांधी सीरियसली कंप्रोमाइज्ड। अगर वो कंप्रोमाइज नहीं होते तो जब देश में जो हालात बने हैं वो एक्सटर्नल वजहों से हैं, यानी भारत की नीतियों का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के कामों का कोई उसमें योगदान नहीं। हाँ, योगदान है, क्योंकि 10-12 करोड़ सिलेंडर हुआ करते थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसी भी माता बहन को वो उस पे चूल्हे पे या ऐसे न बनाना पड़े कि उसकी आंख खराब हो, तो 34 करोड़ सिलेंडर दे दिए। तो निश्चित तौर पर अगर ये 34 करोड़ सिर्फ नहीं होते और राहुल जी के समय के सिलेंडर होते ना, जब आपको याद होगा, मैं एक याद कराता हूं तो तहसीन भाई को ध्यान में आ जाएगा, बड़ी अच्छी बात बोलते हैं। ताल कटोरा में एक अधिवेशन हुआ था, पता नहीं लोगों को याद है कि नहीं, जरूर याद होगा। और उसमें अचानक राहुल जी खड़े हुए और उन्होंने कहा नहीं, 1 सिलेंडर और बढ़ना चाहिए, 9 सिलेंडर से तो काम नहीं चलेगा। वो जानती है रूबिका जी क्या था? सब्सिडी वाला सिलेंडर साल में देने की बात थी। आप जरा कल्पना कीजिए वहां से हम कहां आ गए। ये भी देश को याद है कि कैसे घंटों लाइन लगती थी कि 12 बजे ट्रक आएगा, और उसके बाद 12 बजे की ट्रक की बात सुनकर सुबह 7 बजे से लोग लाइन में अपना रुमाल रख के, सिलेंडर रख के चलते थे, और रात को 6 बजते खत्म होता था सब, जो देर से आता था, और देश इस तरह के हालात में रहता था।